कि समस्याएं युद्ध से नहीं बुद्ध से हल होती हैं। एक मजबूत पहल की जरूरत आन पड़ी है और नहीं तो यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल उठेगा कि छोटे राष्ट्रों के लिए तो अपनी बात रखता है, लेकिन जब रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो नहीं करता। तो आज हम लोग रेड सी क्राइसिस, लाल सागर का जो संकट है, जो भी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो हम आयाम लेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जरूर बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। दूसरे नंबर पे हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इंपैक्ट ग्लोबल और ऑब्वियसली इंडिया पर क्या आंका जा रहा है या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके लिए हमें आपको इस पूरे आप कहिए इश्यू को समझना बड़ा जरूरी हो गया है। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर रेड सी की लोकेशन देखेंगे, ज्योग्राफी कैसी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोकेशन होता है वो अपने आप में एक रिसोर्स होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने आप में एक संसाधन होता है और इसीलिए हमें इस रेड सी की लोकेशन को समझना है। फिर हम देखेंगे कि वो बेसिक रीजन, आखिर ये कारण क्या है, कितने रीजन्स हैं, क्या केवल समुद्री डकैती है या यमन विद्रोही हाउती विद्रोहियों ने जो अटैक किया केवल वही कारण है, या इसमें कई प्लेयर हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये समस्या है तो इस समस्या की रूट काज क्या है और आखिर इस किस तरह हम एक सलूशन के उस पर हम जा सकते हैं। तो रेड सी क्राइसिस आज इंडिया या वर्ल्ड को अगर किसी न्यूज ने सबसे ज्यादा जो परेशान किया हुआ है और हर जगह इस पर नजर रखी जा रही है तो वो है लाल सागर संकट, रेड सी क्राइसिस। अगर मैं शुरुआत करूं और न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग से, तो पहला कहता है कि हाउदी सेज दे कैरिड आउट ड्रोन अटैक ऑन इजरायली पोर्ट ऑफ इलाट। इलाट नामक पोर्ट पर हाउदी ने कहा कि हमने ड्रोन अटैक किया है। दूसरे जो हम न्यूज देखते हैं वो ये कहता है, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रेट रेट्स हैव डबल ड्यू टू रेड सी डिसरप्शंस। मतलब जो फ्रेट रूट परिवहन का जो खर्च है वो डबल हो गया है इस डिसरप्शन, इस व्यवधान के कारण। तीसरा न्यूज कहता है, जो दिसंबर में हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट ने कहा कि इंडियाज एक्सपोर्ट में टेक ए $30 बिलियन हिट ऑन रेड सी थ्रेड्स। अगर यह रेड सी थ्रेड बना रहा तो भारतीय निर्यात को $30 बिलियन का धक्का लगेगा, झटका पहुंचेगा, डिप करेगा। यह न्यूज कहता है, जो ब्रेंडन मरे ने लिखा है कि रेड सी शिपिंग टर्मोइल लीड्स टू ए ड्रॉप इन यूरोपियन गुड्स ट्रेड। तो इन्होंने बताया है कि अभी जो इंपोर्ट्स ड्रॉप 3.1% यूरोपियन यूनियन के, केवल दिसंबर की अगर हम बात करें कि प्रीवियस मंथ से तुलना करें तो इंपोर्ट में 3.1% और एक्सपोर्ट में 2% का गिरावट आया है। और इस तरह से लगभग यूरोप और खासकर भारतीय प्रभाव को लेकर, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, जैसा मैंने कहा था, तो रेड सी क्राइसिस क्या है। रेड सी क्राइसिस, जरा हम लोग रेड सी को देखते हैं और उसके बाद रेड सी क्राइसिस पे बात करते हैं। यह हमारा अरब सागर है, ऑब्वियसली इधर इंडिया है। अगर अरब सागर से जो गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से रेड सी को क्या जोड़ता है, तो एक नैरो सा जलसंधि है, उसको कहते हैं बाब अल मंदेब। जब हम बाब अल मंदेब की बात कहते हैं, कहानी तो इसके पीछे और भी है, इसको हिंदी में आंसुओं का द्वार कहा जाएगा। कहा जाता है कि एक ज्योग्राफिकल डिसरप्शन के कारण जब ये बना जलसंधि तो बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हुई और इसीलिए इसे नाम दिया गया बाब अल मंदेब, मतलब आंसुओं का द्वार। और जो क्राइसिस है इसको समझने के लिए जरा पहले इस मैप को देखते हैं। जब यहां हम देखते हैं तो ये जो इंडिया है, इंडिया के बाद से ये देखिए ये अदन की खाड़ी और यही है बाब अल मंदेब,
और यहां से ये वाला जो है रेड सी है, और रेड सी, अब पूरी जो मैप को समझे, ये रेड सी, फिर यहां से आपको याद होगा एक स्वेज कैनाल बनाई गई, और ये स्वेज कैनाल रेड सी को जोड़ती है। इसका मतलब थोड़ा और अगर हम कहें, जो स्वेज नहर खोदी गई उसने किया क्या, उसने रेड सी को, उसने लाल सागर को किससे जोड़ दिया, भूमध्य सागर से जोड़ दिया, भूमध्य सागर से जोड़ दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। तो यहां पर ये अरेबियन सी है, और ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहां मुंबई है। अगर हम मुंबई से जाएं, ये गल्फ ऑफ अदन गए, और गल्फ ऑफ एडन यही बाब अल मंडेब था, यहां से हम रेड सी जाते थे। लेकिन पहले, और ये है हमारा भूमध्य सागर, लेकिन यहां की यात्रा करने के लिए आप सबको याद होगा स्वेज नहर क्राइसिस वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन का बड़ा मुद्दा था। जब इजिप्ट ने, मिस्र ने, जब ये स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण का मुद्दा ऐसा मुद्दा बना, जब लगा था कि कोल्ड वार में अमेरिका और सोवियत संघ एक बार फिर इस इशू पे क्लैश कर जाएंगे, ये वही स्वेज कैनाल है। और स्वेज कैनाल का फायदा यह हुआ कि स्वेज नहर के थ्रू हमने इसे भूमध्य सागर से जोड़ दिया। अब इसका मतलब यह है कि मुंबई से हम गल्फ ऑफ एडन गए, फिर हमने बाब अल मंदेब के रास्ते रेड सी में पहुंच गए, और स्वेज कैनाल से फिर हम भूमध्य सागर में पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी क्रांति मानी गई एशिया और यूरोप की दूरी घटाने के क्रम में। और एशिया और यूरोप की दूरी जब कम हुई, तो इसी समय आप याद कीजिए, यह घटना है 1869 की, और जब स्वेज कैनाल पूरी हुई, तो आप देखेंगे इसके बाद जब हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, तो अंग्रेजों को भी हमें इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसी की ओर बढ़ना पड़ा, क्योंकि जब दूरी कम हुई तो अंग्रेजों का कंपटीशन अन्य यूरोपीय देशों से बढ़ने लगा भारत के साथ व्यापार में। इसीलिए देखेंगे इसके बाद बहुत सारे हमारे यहां कुछ उद्योग लगने लगेंगे, जिसे हम वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं। अब रेल चलेगी, सड़क बनेगी, उद्योग आएंगे, अब कॉमर्शियलाइजेशन होगा, ये सारी बात इसके बाद है। तो स्वेज नहर ने वो बदलाव लाया। अगर इसकी दूरी को कुछ इस तरह से समझें कि इससे फायदा क्या हुआ, तो इस मैप में दोनों चीजें दी हुई हैं। ये देखिए, आज हमारा रास्ता लगभग, अगर हम लंदन जाएं तो इस तरह से जा सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल रूट है, जो परंपरागत रास्ता है, वो आप केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका है, मतलब अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए आप पहुंचे। और अगर आप पूरा चक्कर लगाते हैं तो यहां एक आंकड़ा दिया है कि देखिए, लगभग अगर आप स्वेज नहर के थ्रू जाते हैं तो 25 दिन लगेंगे, और अगर आप केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाते हैं तो 34 से 35 दिन लगेंगे। इसका मतलब लगभग 10 दिन का अंतर पड़ता है। और यही नहीं, लगभग 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर की यह दूरी, 7000 किलोमीटर की दूरी बचती है। तो स्वेज कैनाल के रास्ते, लाल सागर के रास्ते हम 7000 किलोमीटर की दूरी बचाते हैं। तो एक परिवहन के हिसाब से, दूरी के हिसाब से हमें इस बात को समझना है। और बहुत ही बेसिक ये है कि अगर हम अदन की खाड़ी से लाल सागर होते हुए, स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर पहुंचते हैं, और फिर लंदन पहुंचते हैं, फिर अमेरिका की तरफ जाते हैं, और या फिर हम केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाते हैं, तो दूरी के कारण हमारा समय ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, हमारी ऊर्जा खपत ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली जो निर्यात आयात की चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। अब जरा इस बात को देखो कि आखिर ये स्थिति आई कैसे। तो ये ऐसे आई कि जब रेड सी में, अगर हम उस रेड सी के मैप को देखें, तो सबसे पहले, क्योंकि चर्चा में क्यों हमने शब्द कहा था, तो आप सब लोग जो पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि लाल सागर में हमने उस समय से क्राइसिस, ये घटना नवंबर से शुरू हो गई, नवंबर 2023 से, और अभी भी जारी है। और हुआ ये कि जो शिप, जो कार्गो शिप, जो फ्रेट हमारे
लाल सागर के रास्ते जो एशिया से लेकर यूरोप की ओर जाते थे, वहां पर हाउदी विद्रोहियों ने उन जहाजों पर हमला कर दिया। इसकी न्यूज तो तभी आ गई जब एक लाइबेरिया का ध्वज लिया हुआ जहाज जिसका नाम था एमबी केम प्लूटो, उस पर हमला हुआ और इसी के साथ भारत भी इस प्रकरण में शामिल हो जाता है। भले ही हमारा ध्वज नहीं था, लेकिन उसमें 22 में से जो 21 लोग थे वो भारतीय थे। हमारा रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट बना और भारत इस मुद्दे के साथ इसमें शामिल हो गया। यही नहीं, इसके अलावा ब्रिटेन के जहाज पर, अमेरिकी जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हाउदी विद्रोहियों ने। जब हाउदी विद्रोही इस पूरे एरिया पर अगर इस तरह हमला करने लगे तो यह हुआ कि अब रास्ता सेफ नहीं है, और अगर रास्ता सेफ नहीं है तो आखिर इसके पीछे क्या केवल यमन और हाउदी विद्रोहियों का जो अपना संघर्ष चल रहा है 90 के डेकेड से, 1990 के दशक से, वो है, या जिस तरह इजराइल हमास का जो वार चल रहा है, तो इजराइल हमास के वार से हमास के सपोर्ट के लिए है। इसके पीछे ईरान कहां है, सऊदी अरब कहां है, और बाकी जगह देखा जाए तो रशिया, चाइना, अमेरिका जैसे देश कहां खड़े हैं। इन सारे मुद्दों को इस तरह से समझना है। तो चर्चा में क्यों, तो ये चर्चा तो शुरू हो जाती है नवंबर 2023 से। इस करंट की चर्चा, वैसे पहले से भी लाल सागर डिलेमा हमेशा बना रहा है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण है कि हाउथी विद्रोहियों ने, और ये हाउथी विद्रोही कहां है, यमन में, जो वहां की सरकार को अनस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस हाउदी विद्रोहियों ने क्या किया कि रेड सी से गुजरने वाले जहाजों, खासकर जो यूरोपियन जहाज थे, उन पर हमला किया और उनका कहना है कि हमें केवल इजराइल के जहाजों का खिलाफत करना है, हम उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जब यहां हमला किया जाने लगा ड्रोन से, मिसाइल से, तो अब ये पूरी जो परिवहन जो पथ है वो आ गया थ्रेट में, और इसके इंप्लीकेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो अगर इस बात को समझना है तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि हम लोग भूगोल की बात करेंगे चर्चा में के बाद, ये है रेड सी, और रेड सी के बाद मैं थोड़ा कलर रेड ले लेता हूं कि आपको दिखाई दे। यही है यमन। सबसे पहले जो लाल सागर है उसकी सीमाएं यमन से छूती हैं। ये देखिए सऊदी अरेबिया, बड़ा हिस्सा है सऊदी अरेबिया से छूती हैं। अगर एक तरह से हम इस साइड में देखें तो सऊदी अरब और यमन है। अगर वेस्ट साइड से नीचे से शुरू करें तो यहां देखिए एक छोटा सा है जिबूती, उसके बाद ये वाला जो एरिया है वो है इरिट्रिया, ये है सूडान, और यहां से देखेंगे तो यह है मिस्र, इजिप्ट। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बाब अल मंदेब है, ये बाब अल मंदेब एक तरह से देखिए नैरो हो रहा है, एकदम पतला हो रहा है, और ये जब पतला हो रहा है तो इसे हम चिकन नेक, आपने पढ़ा होगा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको चिकन नेक कहते हैं। मतलब एक पतला सा रास्ता जो संबंधों, अगर इसको ब्लॉक कर दें तो रास्ता एक तरह से अलग थलग हो जाएगा। तो ये चिकन नेक है। और देखिए यमन यहां पर है, ये बाब अल मंदेब अगर ध्यान से देखें तो एशिया और अफ्रीका को दूर अलग करता है। ये देखिए यहां पर यमन है, यहां पे जिबूती है, यहीं से बाब अल मंदेब है, और यमन यहां है। यमन की जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर नियंत्रण के लिए। तो यमन में हम सबको पता होना चाहिए कि यमन में एक तरह से गृहयुद्ध की स्थिति है। और यमन में जो गृहयुद्ध की स्थिति है ये कैसे शुरू हुआ, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। जो यमन है वहां पर 1990 से कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति थे सालेह है, वास्तव में ये सुन्नी मूल के थे। ये सिया सुन्नी विवादों से ही जो पूरे एक तरह से आप कहें मध्य पूर्व एशिया में है, तो यहां पर सुन्नी मूल के थे, और कहा गया कि ये सिया जो मूल के लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके अधिकार नहीं देते। तो इसीलिए ये जो हाउथी विद्रोही हैं, ये हाउथी विद्रोही वास्तव में शिया मूल के हैं, और 1990 के दशक से चला आ रहा है। मतलब लगभग आप सोचिए 30 से 35 साल हो गए हैं
यमन में शांति नहीं है। और हाउथी विद्रोहियों को सिया मूल के होने के कारण, ये वैसे हाउथी कबीले के हैं। वास्तव में अगर हम पीछे जाके इस्लाम जगत के इतिहास को देखें तो ये अपने आप को जैदी से जोड़ते हैं और ये हाउदी से ज्यादा अपने आप को अंसार अल्लाह कहलाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से अल्लाह का साथी। ये हाउथी, और ये बहुत दिनों से चल रहा है, मैंने बताया ना 30 से 35 साल हो गया। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा जो हमारे लिए पश्चिम एशिया का भाग है या जो मध्य पूर्व एशिया यूरोप के दृष्टिकोण से है, अगर हम वहां आए तो सिया मूल का जो नेता देश है वो है ईरान और जो सुन्नी मूल का नेता देश है वो है सऊदी अरब। और आप सबको पता होगा कि यही क्राइसिस सऊदी अरब और ईरान के बीच के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसके कारण बहुत जटिल प्रक्रिया, बहुत जटिल स्थिति उस पूरे क्षेत्र की हो जाती है, उस रीजन की हो जाती है। तो हाउदी विद्रोहियों ने अब क्या किया, तो ईरान का सपोर्ट है। और जब ईरान का सपोर्ट है, और आप सबको पता है कि आजकल ईरान जब से न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ा और जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और उसके बाद इजराइल को ईरान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। और इजराइल, इसीलिए देखेंगे हाउदी विद्रोही ये कह रहे हैं कि हम तो इस रास्ते से इजराइल की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होने वाला जो भी शिप है उसको करेंगे। इसीलिए मैंने कहा पहले इस न्यूज को देखिए जिसमें उसने कहा कि हाउदी शुरुआत में ही कहता है कि उसके इलाट जो पोर्ट है उस पर अटैक किया। और जब हम इस रेड सी के मैप को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसके रास्ते 2 तरीके से जाते हैं। और इसके लिए जो मैप है उसमें अगर हम इस तरह से देखें तो यहां पर देखिए कि ये रेड सी के रास्ते से जो भूमध्य सागर एक चला जाता है स्वेज नहर के थ्रू, और यहीं पर एक अकाबा की खाड़ी है। और ये जो अकाबा की खाड़ी है इसको भी हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन से बना देते हैं। ये जो अकाबा की खाड़ी है, इसी अकाबा की खाड़ी से होते हुए यहां पर एक इनका इलाट नाम का पोर्ट है और यहां पर जो इनके शिप जाते हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। अभी आपको बताऊंगा कि इसके एवज में इजराइल का क्या एक प्रपोजल है। तो पहली चीज तो बहुत क्लियर है कि हाउदी, यमन के हाउदी विद्रोहियों ने जब इजराइल के व्यापार को डिसरप्ट करने के लिए यह बात की तो यहां पे पहला इशू आता है क्यों। तो यह मुद्दा आ गया कि हाउथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन इसी इजराइल के बाद अब क्या होता है कि इन हाउथी विद्रोही का सपोर्ट मिल गया ईरान को और इजराइल का इसी समय युद्ध चल रहा है हमास से। और इजराइल हमास वार के साथ साथ हाउदी विद्रोहियों ने एक तरह से हाउथी कहें, कहीं कहीं इसके हाउदी भी लिखते हैं, हाउदी विद्रोहियों ने हमास का एक तरह से सपोर्ट किया और कहा इजराइल अपने इस जो अत्याचार है उसको रोके, तब हम इस बात पर कोई सुलह करेंगे। इजराइल के साथ है अमेरिका, खुलेआम साथ है। तो इसीलिए कुछ शिप जब अमेरिका के और ब्रिटेन के, यूके के भी शिप पर हमला हुआ, अब ये 3 एक साथ दिखते हैं। और जब यमन ने हाउदियों से, यमन ना कहें, हाउदी विद्रोहियों ने हमला किया तो आपको पता होगा अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों ने यमन के उन क्षेत्रों में जहां हाउदी रहते हैं उस पर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किया और दावा किया कि बहुत सारे हाउदी मारे गए। तो एक अजीब सा एक्शन रिएक्शन शुरू हो गया। एक तरफ से हाउदी पूरे रेड सी को अपने प्रभाव में ले रहा है, उसको थ्रेटन कर रहा है, तो अमेरिका और यूके की इस कार्रवाई को लेकर रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने, सबने चिंताएं व्यक्त की। तो एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका, यूके प्लस इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हम देखते हैं कि रशिया और चाइना इन हितों पर उसके साथ आ रहे हैं।
तो ले देखिए कुछ वैसी स्थिति है जो कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी या ब्लैक सी क्राइसिस, काला सागर संकट के समय हुई थी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर हम अब आते हैं इस मुद्दे पर, तो ये देखिए कि इस पहल को, इस मुद्दे को, अब आज की स्थिति अगर हम कहें तो क्या है, तो अभी भी रेड सी एक तरह से सेफ नहीं है। और कहा गया दिसंबर, पिछले वर्ष के दिसंबर से इस वर्ष के दिसंबर में अगर परिवहन तुलना की जाए तो 44%, अब तो कहा जा रहा है अबाउट 50% जहाजों ने अपना मार्ग बदल दिया है और वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाने लगे, भले ही खर्च हो रहा है। अब ये सारी जो समस्याएं हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उन 5 कंपनियों के ही अबाउट 60% इस जगह से बड़े बड़े परिवहन कार्गो जहाज से निकलते हैं। और उसमें से 5 बड़ी कंपनियों ने कहा, अभी ऑस्ट्रेलिया के एक जहाज ने भी कह दिया कि अब हम उस रास्ते से नहीं आएंगे। तो रेड सी अभी अपनी समस्याओं के कारण पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में और ऑब्वियसली नकारात्मक प्रभाव में लेता जा रहा है। तो एक इश्यू तो मैंने बताया। दूसरा, अगर हम इस तरह से देखें तो इस रेड सी की जो वजहें रही हैं वो 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बता सकते हैं कि एक रीजनल इशू है। रीजनल इशू माने उस जगह की क्षेत्रीय समस्या, जैसे कि मैंने कहा यमन में हाउदी विद्रोही। इसी तरह कहीं कहीं इरिट्रिया और जिबूती के बीच विवाद है, कहीं मिस्र और सूडान के बीच विवाद है। तो इन सारी समस्याओं के कारण ये क्षेत्रीय विवाद जारी रहते हैं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों को लेकर भी विवाद बना रहता है। दूसरा है आउटर वर्ल्ड, उस रीजन से बाहर जो बाहरी विश्व है, उसमें अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली यहां रशिया, चाइना और एक तरह से पश्चिमी विश्व जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा है, इन तीनों के हित हैं। और तीसरा है नॉन स्टेट प्लेयर, यहां नॉन स्टेट एक्टर भी हैं। और नॉन स्टेट एक्टर में आप जानते होंगे कि पायरेट्स भी हैं। यहां आपने सुना होगा कि डकैत, समुद्री डकैत पायरेट्स, जो मैंने नाम लिया था, हमारे जहाज साईं बाबा हो या फिर जो कैंप प्लूटो की बात की थी, तो वही सोमालिया के पास जो है ये दस्यु जो समुद्री डकैत थे, ये हमारे जहाजों को लूटते हैं या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है। और टेररिस्ट भी हैं, टेररिस्ट भी हैं ये। तो इस तरह से इतना बड़ा मुद्दा, इतने कारक आते हैं और ये सब एक उलझाव पैदा करते हैं। लेकिन जो बेसिक विषय है, ये तो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जिसे अगर मिलकर देखा जाए सबके लिए नुकसानदायक है, इसे रोका जाना चाहिए। ये जो विषय है, ये वर्ल्ड रिलेशन, वर्ल्ड अफेयर को अलग तरीके से लेके चला जाता है। अगर हम सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि ये सऊदी अरब और ईरान और शिया सुन्नी पर प्रभुत्व, उसका नेतृत्व की लड़ाई ने पूरे इस जगह को सदियों से एक तरह से उलझाया हुआ है। खासकर कोल्ड वार के समय से देखें तो इस स्थिति को इन दोनों के संघर्ष ने, और साथ साथ जो सोवियत संघ था और अमेरिका का जब कोल्ड वार चल रहा था, आइडियोलॉजिकल वार चल रहा था, तो इस जगह के इशू को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। तो इस जगह की समस्या की जिम्मेदारी जितना वहां के क्षेत्रों को है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार, उत्तरदायी ये एक तरह से सोवियत संघ और अमेरिका है। सारी समस्या की जड़ में ये दोनों थे। अब अगर हम इसकी इंप्लीकेशंस को देखें तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि आखिर अभी जो आंकड़ा है वो ग्लोबल, खासकर इकोनॉमिक इंपैक्ट की क्या बात कर रहा है। जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, फाइनेंशियल इंपैक्ट है, उसमें जो पहली चीज आ रही है वो ये कि कहा जा रहा है कि रेड सी से अगर हम वॉल्यूम को लेकर देखें तो दुनिया का लगभग 12% जो ट्रेड होता है शिपिंग, वो इसी क्षेत्र से होता है। तो 12% ट्रेड एक बल्क है। और अगर हम फ्रेट के माध्यम से देखें
तो 30% जो है शिपिंग जो है इस रास्ते से होती है। तो वॉल्यूम टोटल ट्रेड का 12% जो बहुत बड़ा हिस्सा है, और 30% कंटेनर जो है, फ्रेट कंटेनर्स जो है इधर से जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस यहीं छुपी हुई है। और अगर हम खासकर यूरोप के लिए देखें तो यहां पर जो समस्या आती है, इसमें अगर इस रूट से नहीं आएंगे तो जैसा मैंने बताया कि वो केप ऑफ गुड होप से होकर जाएंगे, और जब केप ऑफ गुड होप से होकर जाएंगे तो जैसा कहा गया कि मिनिमम अरब की सागर में आने में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। जब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, लगभग 2 वीक 14 से 15 दिन ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियसली जब 14 दिन लगेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा। कुल मिलाकर देखा गया कि एक सेलिंग में कोई जहाज अगर जा रहा है तो 1.25 मिलियन डॉलर खर्च बढ़ जा रहा है। सोचिए, एक यात्रा में $1 मिलियन, 10 लाख डॉलर का खर्च एक एवरेज उस पर बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब परिवहन की कास्ट बढ़ेगी तो वस्तुओं की कास्ट जहां पहुंचेगा आएगा, और ऑब्वियसली ये पूरी चीजों को एक तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो नियामक होते हैं, महंगाई होती है, उन सबको ये प्रभावित करेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक जो बड़ी स्थिति है वो ये होने वाली है कि महंगाई इन्फ्लेशन को प्रभावित करेगी। दूसरा एक मुद्दा है, और भी बात जो सीधे दिखती है वो ये कि जो इंश्योरेंस है, आप जानते हैं बीमा, जो बीमा है, अगर रेड सी से आप गुजरते हैं तो रेड सी पे एक तो थ्रेट बहुत है। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने 2 काम किया है। एक तो जिनके पास ज्यादा ला उन्होंने मना कर दिया कि भाई उस रास्ते से हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम क्यों पंगा लें। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली क्या होगा, जो रिस्क वाले थे उन्होंने रेट क्या किया, बढ़ा दिया। तो इंश्योरेंस की दर बढ़ गई। ऊपर से वो अगर आप देखें इंश्योरेंस की रेट बढ़ गई। दूसरे नंबर पे अगर यहां से नहीं जाते हैं तो लंबे रास्ते के कारण जो है उसका जो रेट है वो बढ़ जा रहा है, कास्ट बढ़ जा रही है। और तो इंश्योरेंस के कारण भी जो विवाद है या जो चर्चा है या जो दबाव है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, वो ज्यादा बनता जा रहा है। इन सब में जब हम परिस्थितियां खासकर यूरोप की देखते हैं तो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध, रूस बहुत बड़ा सप्लायर था यूरोप की ऊर्जा जरूरतों का, और एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और अमेरिका और नाटो खासकर इस रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। रशिया पावरफुल ना हो, रशिया आइसोलेट रहे, एक मुद्दा यह भी था उस वार के पीछे का। या रशिया से हमेशा क्यों ये उसको घेरने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे एक एनर्जी डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रशिया से ऊर्जा जो है वो यूरोप को जाती थी। अब यूरोप यूक्रेन युद्ध के बाद ऑब्वियसली वो सप्लाई बाधित हुई। जब वो सप्लाई बाधित हुई तो इसके पास भी, यूरोप के पास भी जो ये गल्फ है, यहां से जो रास्ता है उसकी एनर्जी, उसका एक बढ़िया विकल्प था, वो बाधित होने लगा। अब ऐसे में मल्टीलेटरल तरीके से जो चीजें हैं वो प्रभावित करने लगी। और आप जानते हैं जब भी ऐसा होगा तो सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, पूरे विश्व में आजकल जानते हैं कि पूरा जो विश्व है वो एक ग्लोबल हब है। सब ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई भी देश, किसी भी देश में, किसी भी देश से व्यापार में बाधा हुई तो किसी ना किसी चीज की सप्लाई जो है बाकी जगह बाधित हो जाएगी। और जब बाधित होगी तो उसका प्रोडक्शन बाधित होगा। अगर किसी भी तरह हमने विकल्प पे भी काम किया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें समय लगेगा, और या फिर अगर ये किसी तरह बाधा हो रही है तो चीजों का दाम बढ़ेगा। तो सप्लाई चेन रशिया यूक्रेन, पहले कोविड-19 ने बाधित किया, फिर रशिया यूक्रेन ने बाधित किया, इजराइल हमास के कारण चर्चा थी, और तब तक इस रेड सी क्राइसिस ने इसे और बढ़ा दिया। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि
ग्लोबल इकोनॉमी जो लगातार थ्रेट से गुजर रही है उसमें कई तरह की ये प्रॉब्लम ला सकता है। और इसी के साथ अगर हम भारत को देखें तो भारतीय पक्ष के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत की एनर्जी की जरूरतें, जो भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं, वो सबसे ज्यादा हमारी इसी रास्ते से पूरी होती हैं, इसी मार्ग से पूरी होती हैं। अगर आपने जो भारत का पेट्रोलियम रोड मैप है, अगर हम उसको देखें तो कहा गया कि खपत के अनुसार 87.6% हम आयात करते हैं, 87.6%। और जब आयात करते हैं तो ये रास्ता आप जानते हैं ट्रेडिशनल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक हब रहा है, जहां से हम शुरू से लेते आए हैं। तो यहां पर एक प्रभाव तो यहां पड़ेगा, और जब यहां पड़ेगा तो ऊर्जा पे तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इकोनॉमी की हर चेन में वो शामिल होने लगेगा। दूसरा जो कहा गया कि इस रास्ते से लगभग भारत का 80% व्यापार होता है, और व्यापार क्या कहें, निर्यात होता है। केवल ये बात, जो लोग पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन याद रखिएगा हमारा एक्सपोर्ट का भी सबसे बड़ा रास्ता यही है। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें केमिकल्स है। एक बहुत अच्छा जो हमारा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होता है उस रास्ते से, उसका नाम है बासमती चावल, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ प्लास्टिक ये सब बड़ी मात्रा में इस रास्ते से हम निर्यात करते हैं। और अगर चाहें तो जो हम एक तरह से कहें, जो ब्लू इकोनॉमी है, जो हमारे समुद्री प्रोडक्ट हैं, वो भी मैरीन प्रोडक्ट, इनको भी हम निर्यात करते हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए, हमारे व्यापार में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। और आप सब जानते होंगे कि आजकल भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी निर्यातक है। क्रूड ऑयल तो हम लेते हैं, आयात करते हैं, लेकिन हमारी रिफाइनरीज इतनी शानदार हैं कि हम उसे फिर क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो हम जो एक तरह से रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट हैं, रिफाइंड पेट्रो प्रोडक्ट हैं, इसे फिर निर्यात भी करते हैं प्रोडक्ट को। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में, हमारे एक तरह से क्योंकि निर्यात होगा तो पैसा हमें मिलेगा। दूसरे आप ये कहिए कि जो हमारा फॉरेक्स है वो बढ़ेगा, हमारे चालू खाते के घाटे को देखता है। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी को एक तरह से वो कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ एक चीज और देखा गया कि पिछले वर्ष का जो हमारा ट्रेड था वो $451 बिलियन, $451 बिलियन का था। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही केवल इतने समय में कि कहीं ये इकोनॉमी अगर ऐसी ही रेट सी क्राइसिस रही तो 6 से 7% की डिक्लाइन हमारे पोर्ट में आ सकती है, हमारे व्यापार में 6 से 7% की गिरावट आ सकती है। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और फिर 7 और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएंगे, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, और होगा भी। हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है, क्योंकि देश की बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमेशा कांस्टेंट्स उभर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कोविड का आ जाना, यूक्रेन रशिया का वार, इजराइल हमास, ये सब कहीं ना कहीं चीजों को धक्का देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को पीछे करते हैं। और अब इस क्राइसिस से, इससे हमें उबरना होगा। नहीं तो जो हमारा रोड मैप है आगे बढ़ने का, हमारी इकोनॉमी का, हम तो ऐसे ही कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, वहां पर ये चीजें क्राइसिस का पार्ट बनने लगेंगी। ऐसे में अब क्या होगा? तो रेड सी हमारे लिए तो एक तरह से बैकबोन है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बहुत बड़ा पक्ष रखता है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल आर्थिक पहलू ही नहीं रखता, आर्थिक महत्व ही नहीं रखता, यह भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, यह भू राजनीतिक महत्व रखता है। एक हमारा मानवीय पक्ष भी है।
एक तो भू राजनीति वहां की आप देखिए, इन देशों से हमारे रिलेशन बड़े ही संतुलन उस पर आधारित हैं, बड़ा ही बैलेंसिंग चलना है। ईरान हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन अमेरिका की नीति के कारण और उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी की आप कहिए कि खुलापन न होने के कारण ईरान से हमारे व्यापार, खासकर जो पेट्रोल था, वो हमने लगभग जीरो कर दिया है। उस दबाव को देखते हुए, जबकि ईरान एक तरफ हमारे लिए, आप जानते हैं कि चाबहार बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह की इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमें अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो ऐसा भूगोल हमें मिला है कि हम, पाकिस्तान आप जान ही रहे हैं कि कैसा देश है, हमारे बहुत सारे ट्रेड्स को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है अगर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो। अफगानिस्तान की हम मदद, अफगानिस्तान की भी जियो पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि भारत का वहां पर अप्रोच होना चाहिए, वो भी हमसे अछूता है। तो कैसे जाएंगे? तो हमने रास्ता बनाया था ईरान का चाबहार पोर्ट होते हुए, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया। तो एक तरफ ईरान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही साथ ईरान केवल इसी के लिए नहीं, आप देखेंगे तो उस पोजीशन, चूंकि ईरान आजकल हमारे साथ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ब्रिक्स का मेंबर बनने की बात है, तो इन सारी जगहों पर एक ऐसे रिश्ते में है हम, भारत और ईरान संबंध, जहां पर आप ये कहिए कि बहुत ही डिप्लोमेसी से चलने की जरूरत है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों ही किसी ना किसी कारण से एक प्रत्यक्ष बेहतर संबंधों के दौर से तो नहीं गुजर रहे। लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि ईरान के समर्थन में रूस है, और जब रूस है तो रूस भारत की दोस्ती को जानता है। अभी आपने इस क्राइसिस के समय, वैसे एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री रशिया भी पहुंचे, हमारे प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात की, ये सब बड़ी घटनाएं हैं। और जब ये सारी बातें हुई तो पुतिन साहब ने एक बात कही कि भारत की विदेश नीति यूनिक है, दुनिया में अलग है, वो सभी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अलग अलग हितों के हिसाब से साथ लेकर चलता है। यह नहीं है कि एक पक्ष में हो गए तो दूसरे पक्ष में नहीं। जो गुट निरपेक्षता थी, आज भी हम गुट निरपेक्ष हैं। आज हमारा अगर अमेरिका संबंध है तो उतना ही रशिया से भी संबंध है, लेकिन थोड़ा सा साध्य तो वही है, साधन बदल गया है, अप्रोच बड़ा प्रैग्मेटिक नहीं कहें, रियलिस्टिक हो गया है, यथार्थवादी हो गया है। तो ऐसे में रशिया हमारा दोस्त है, और रशिया, चाइना और ईरान की जो तिकड़ी है, यहां पर रूस के द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और इसीलिए, और ईरान, अभी मैंने कहा कि जो हाउथी विद्रोही हैं, ये हाउथी विद्रोही किसके समर्थन? ईरान के समर्थित हैं। तो इसका मतलब इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो भारत की पोजीशन जो दिखती है, और हाउथी विद्रोह ने साफ कहा कि हमने जिस पर भी हमले किए वो कोई भारतीय जहाज नहीं था, और सही बात है, क्योंकि जो कैंप प्लूटो की बात थी उस पर तो लाइबेरिया का झंडा था। तो भारत के लिए अभी ये लोग हॉस्टाइल हैं ऐसा नहीं कहना है, और ईरान से जैसे हमारे संतुलित संबंध रहे, और खासकर रशिया, और जिस तरह हमारी तारीफ की, आगे बढ़कर कहा गया, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, ये एक ऐसा मुद्दा है। तो एक पक्ष तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं कह रहा हूं, सऊदी अरब सामान्यतः अमेरिका के पक्ष में कोल्ड वार के समय से माना जाता रहा है। यह इस रीजन में चाहता है कि जो पश्चिमी मॉडल या अमेरिका के साथ जो सहयोग है उसके आधार पर विकास की ओर बढ़ा जाए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, एक जब इजरायल हमास का युद्ध चल रहा है, तो इजरायल हमास के युद्ध में, और जिस तरह 4 महीने लगभग हो गए, और इजरायली सेना जिस तरह गाजा में अभियान कर रही है, तो सऊदी अरब एक डिलेमा की स्थिति में आ गया। और इस डिलेमा में सऊदी अरब ने भी अमेरिका से संतुलित रहने की, पेशेंस रखने की बात कही है। तो यहां पर सऊदी अरब का रोल भी है। और रेड सी का मैंने जब पोजीशन दिखाया था तो बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब, वहां कितना इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब के साथ भारत की दोस्ती हाल के दिनों में, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज में, बहुत बेहतरीन हुई है।
उन्होंने भी इन्हें एक वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल लीडर के रूप में सराहा है। तो ऐसे में ये जो हालात हैं, ठीक है, थ्रेट है, यूरोप और अमेरिका के साथ जो बातें हो रही हैं, लेकिन भारत की जो चिंताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं कि थ्रेट तो है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी, वैश्विक मानचित्र पर जो हमारी पोजीशन है वो अभी यूनिक है। हम जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, सबको हमारी जरूरत है। और ऐसे में जिस तरह हमने रशिया और अमेरिका दोनों पक्षों को, और ईरान को, या फिर कहें मतलब ईरान के साथ जो रशिया के संबंध है उसके साथ हम आगे बढ़े हैं, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत नाजुक स्थिति में भारत नहीं आने वाला। और तीसरा जो मानवीय पक्ष हमने कहा, चूंकि ये पूरा, आप जानते हैं, हमारे सबसे ज्यादा जो अनिवासी भारतीय काम करने गए हैं, कहा जाता है लगभग 66% लोग केवल गल्फ रीजन में हैं। और ये वही लोग हैं जो यहां काम के लिए जगहों पर गए हैं। और जब इस जगहों पे गए हैं, कोई सऊदी अरब गया है, कोई यूएई गया है, कोई कतर गया है, ये जो वहां से काम करते हैं और वहां से रेमिटांसेस भेजते हैं, ये सब तो आर्थिक पक्ष ही है। मानवीय पक्ष ये है कि हमारे लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी असंतुलित स्थिति होती है, कोई भी ऐसा पक्ष उभरता है, तो हमें इस पक्ष पर भी ध्यान रखना होता है कि हमारे लोगों की सुरक्षा कैसे हो। और यही नहीं, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, वहां का कोई भी विषय जब एक ऐसे रूप में आता है, तो यहां कुछ अतिवादी लोग उसे धार्मिक आधार पर भी भड़काने का प्रयास करते हैं। तो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस तरीके से है कि हमें यहां पर अपने लोगों की सुरक्षा, और वहां कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिससे हमारे अंदर का जो ताना बाना है देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगे। तो भारत बहुआयामी पक्षों से चल रहा है। भारत के इस क्षेत्रों में बहुत सारे पक्ष हैं, भू राजनीति में सुरक्षा भी शामिल है। और इन सारी चीजों में हम जिस तरह से प्रयासरत हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि भारत के लिए आने वाले समय में ये उतना बड़ा थ्रेट जैसी चिंता व्यक्त की गई वो नहीं होगी। इसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अभी इन जगहों, ये सारी जो परिस्थितियां हैं यहां पर, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे रीजनल डिस्प्यूट भी हैं, जो आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो भी है, और पायरेट्स और टेररिस्ट भी हैं। तो इस पर आखिर किया क्या जाए? तो इस पर किया क्या जाए, तो इसको लेकर अभी पिछले वर्ष ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन करके, जो अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, इसको लिख ही देते हैं कि ऑपरेशन जो है प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बनाने की बात कही थी अमेरिका ने, जिसमें ऑब्वियसली बात है अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ साथ यहां के जो सऊदी अरब और अन्य देश हैं वो भी शामिल हो, लेकिन कोई खुलकर नहीं आया। और कहा गया कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के तहत इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। बहुत सारे देश, 3-4 देश जैसे अमेरिका है खुलकर आया, ब्रिटेन खुलकर आया, लेकिन कुछ देश जो इधर के थे, जिनके रिश्ते बड़े ही एक नाजुक संबंधों पर आधारित थे, उन्होंने खुलकर आने से मना कर दिया, और कई देश इसके खिलाफ हुए, जैसे रशिया और चाइना। तो अभी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जैसी एक मल्टीलेटरल, एक बहुपक्षीय संबंधों के आधार पर इसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो अनक्लॉज कहते हैं, या यूएन के अधीन बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिसमें समुद्री सुरक्षा की बात की जा रही है। 2020 में जो समुद्री सुरक्षा के लिए बैठक हुई, उनकी बातों को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ विश्व इस पे भी ध्यान दे रहा है। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोग, वैसे तो वो स्वेज कैनाल के लिए है, आपने इजराइल का शायद वो प्लान सुना हो कि स्वेज नहर डिलेमा को हटाने के लिए, ये देखिए जैसे कहा गया, ये लाल सागर है। लाल सागर क्या करता है? अदन, ये देखिए अदन की खाड़ी है, बाब अल मंडेब जिसको बताया गया, लाल सागर, स्वेज नहर, और यही स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये एक ट्रेडिशनल रूट है।
इजराइल ने एक प्लान दिया है, इजराइल एक प्लान कर रहा है कि ये जो आपका अदन की खाड़ी है, जो बाब अल मंडेब से लाल सागर जाते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है, यहां से ये जो अकाबा है, अकाबा की खाड़ी से एक नहर बना रहा है और ये गाजा के रास्ते भूमध्य सागर में मिलेगा। ये जो नहर है इसको कहते हैं बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट, बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। ये स्वेज नहर के विकल्प के रूप में 2022-23 में इसकी काफी चर्चा रही और जब गाजा पर ये अभी हमले हो रहे हैं तो कहा गया कि उसके पास से ही ये जाकर हम मिलाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि विश्व में कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि अल्टरनेटिव रूट्स क्या हो सकते हैं, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस तरह ये इजराइल का अपना मामला है। तो लास्टली अगर हम देखें तो एक तरफ अगर इस मुद्दे को देखें तो रेड सी क्राइसिस जो देखने में केवल लगती है कि हाउदी विद्रोहियों का हमला है और हाउदी विद्रोहियों का हमला जिसने इजराइल की जहाजों पर किया, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका और यूके शामिल हो गया, लेकिन और हाउदी विद्रोहियों के साथ ईरान है तो ईरान का पक्ष तो आ ही गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह समझना है कि यह बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है इस पूरे रीजन की जो पिछले 50 साल से विद्यमान है और इसे दूर करने के लिए मल्टीलेटरल ग्लोबल और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन जैसी, इन सबको आना होगा। और यहां पर एक तरफ यह पक्ष चल रहा है इजराइल हमास के हमले से जुड़ जाता है तो कुछ एक बातें धार्मिक रूप लेने लगती हैं जो बहुत सही नहीं मानी चाहिए, लेकिन एक धार्मिक पक्ष इसमें जुड़ने लगता है और जब धार्मिक पक्ष जुड़ने लगता है तो दुनिया ऐसे ही कई विवादों में फंसी हुई है और एक संवेदनशील विवाद में और फंस जाती है। उसके बाद एक विषय और आता है कि ईरान के साथ इस पर रूस और चीन समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका, यूके मतलब पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, वो इधर शामिल हो जाते हैं। तो जो हालात हैं ये फिर से वो गुटीय राजनीति, गुटीय समीकरण बनने लगता है और कुछ भारत जैसे देश हैं जो अपने आप को इन चीजों से अलग करके वैश्विक शांति को लेते हुए और किसी भी गुट या किसी भी एक के साथ उसकी गलत नीतियों के साथ तो कम से कम नहीं है, जैसा हमने इजराइल हमास में कहा, दोनों की गलती बताई और इसीलिए हम दूर रहे। तो यहां पर अगर भारतीय पक्ष को देखें तो एक मिडिल पथ दिखता है, एक मध्यम पथ दिखता है। अब यहां पर इन सारी चीजों के साथ तो पहला देखने में ये यमन के हाउदी विद्रोहियों का हमला लगता है। हाउदी विद्रोही हैं तो इसके साथ ईरान दिखता है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी आती हैं जो रीजनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं। उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड में रूस और चीन को भी इसमें ले आना है जो कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश है। और तीसरी बात हमें याद रखना है कि सोमालिया के आसपास अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब के पास जो पायरेसी और टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी इसकी समस्या को बढ़ाती रही हैं। तो इन सारे पहलुओं को हमें एक साथ करना होगा और इन सबको लास्टली हमें जो एनर्जी वार चलता है, ऊर्जा सुरक्षा जो विश्व की एक बड़ी चिंताओं में है और इस सबके पीछे ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी है। और ऊर्जा सुरक्षा आपने देखा कि रूस और यूक्रेन वार के बाद रूस का सबसे ज्यादा निर्यात करता था पश्चिमी यूरोपीय देशों को, जर्मनी जैसे देशों को। अब वो चूंकि थिन पड़ा और लगा कि इसे आइसोलेट कर दिया जाएगा, लेकिन भारत को भी फायदा हुआ, रशिया को भी। आज आप जानते होंगे कि भारत के जो आयात है उसमें लगभग 35% जो है तेल है हम रूस से ले रहे हैं। तो हमारे पास सिक्योरिटी जो वो हमारा एक ट्रेडिशनल रूट था और हम जो केवल गल्फ कंट्री से पेट्रोल पे डिपेंड थे, अब हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। लेकिन एक चीज तय है कि रूस उसके पास अगर भारत है तो दूसरा उसके पास बड़ा इंपोर्टर चीन भी है।
लेकिन इन सबके बीच जब नाटो जैसी समीकरण को लेकर, नाटो जैसी राजनीति को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया और वो युद्ध चलने लगा, तो अलग थलग करने की कोशिश एक तरफ पॉलिटिकल है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे बड़ा विषय एनर्जी का है, वही रूल करता है विश्व पर। विश्व पर उसी ने राज किया है जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेस पर का कब्जा है। और ऐसे में आजकल आप देखते होंगे कि ये जो गल्फ कंट्री है जिनके पास ये कुएं हुए हैं पेट्रोल के, आप सबको पता है, माना जा रहा है कि 2055 में यहां ये रिसोर्स समाप्त हो जाएंगे। जो फॉसिल्स बेस्ड फ्यूल है वो 55 में कम से कम ये जो सऊदी अरब और ये जो एरियाज हैं यहां पे इस रीजन में समाप्त होने लगेंगे। तो ऐसे में विकल्प क्या है? इस क्षेत्र में इस बात को लेकर भी चिंताएं अलग लेवल की हैं। साथ ही साथ भारत, अमेरिका, बहुत, रशिया, सभी देशों ने एक कोशिश की है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की अपनी सीमा है, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ मिलाकर भी अपनी सीमा है। हमें फॉसिल्स बेस्ड जो फ्यूल है उसे अपना एक आधार, एक आयाम तो बनाना ही पड़ेगा। और जब एक आयाम, एक आधार बनाना पड़ेगा तो इस ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं को लेकर अमेरिका, यूरोप और रशिया में हमेशा से 20वीं सदी के बाद से देखिए, और कोल्ड वॉर के बाद से, खासकर कहें 1945 से, तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय रहा है, बहुत बड़ा लड़ाई का विषय रहा है। और इसीलिए काला सागर क्षेत्र में कौन ज्यादा प्रभुत्व करेगा, क्रीमिया उसका एक मुद्दा था। यूक्रेन कहीं ना कहीं उसी क्राइसिस से जुड़ा है। जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 बनी, उन सबको कमजोर कर अमेरिका चाहता है कि जो यूरोप के बहुत पैसा इस ऊर्जा के कारण रशिया चला जाता था उसको रोका जाए, कि रशिया को आइसोलेट किया जा सके। तो यह एक ऊर्जा सुरक्षा का विषय भी इसमें शामिल होता है। एक चिंता जो हमें और सोचनी चाहिए, आजकल आप जानते हैं कि जो हमारा साइबर वर्ल्ड है, फाइबर नेटवर्क से हमारा जो ई संचार है, ई कम्युनिकेशन है, वो जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे जो फाइबर केबल्स हैं वो इन समुद्री रास्ते से ही अंदर की ओर जाते हैं, जिसमें रेड सी भी है, जिसमें मेडिटेरियन सी भी है, ब्लैक सी भी है। और अगर इस रास्ते से अगर हमारा ये केबल जा रहा है, जो संचार का बहुत बड़ा तंत्र है, अगर आने वाले समय में जो अभी ये मिसाइल और ड्रोन से आक्रमण कर रहे हैं सब, अगर किसी पायरेट्स ने, डकैत ने, या किसी एक रिबेलियन ग्रुप ने अगर इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आर्थिक तंत्र से लेकर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रभावित होगा। और एक तरह से ये दुनिया के लिए एक और बहुत बड़ा झटका होगा। इस बात पर भी तो इस तरह की क्राइसिस को हम केवल एक ही मुद्दों से ना देखें, ये बहुआयामी महत्व रखता है। मतलब यह है कि हम इसके पीछे केवल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो देखते हैं कि फाइनेंशियल क्या फर्क पड़ा, वो तो है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए जो उसका सुरक्षा का विषय है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। तीसरे नंबर पे उस रीजन की जियोपॉलिटिक्स किस तरह पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित कर रही है। चौथे नंबर पे यह विषय ऊर्जा सुरक्षा से कैसे जुड़ता है। पांचवें नंबर पे जो ई कम्युनिकेशन है, जो फाइबर केबल्स और नेटवर्किंग है, वो अगर प्रभावित हो गई तो आने वाली दुनिया वो कितनी प्रभावित हो जाएगी, हमको इसके भी सोचना है। तो ऐसे कई आयाम हैं जिसको लेकर हमें इस तरह के जितने भी क्राइसिस हैं उसे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। और यह मानना चाहिए यह किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी ग्रुप का मुद्दा नहीं है, यह वास्तव में वैश्विक मुद्दा है, यह मानवीयता का मुद्दा है। और सबको मिलजुल कर इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हम लोग ये बात करते हैं कि समस्याएं युद्ध से नहीं, बुद्ध से हल होती हैं। तो ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में इसे उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज पूरा वर्ल्ड कई मुद्दों पर जिस तरह कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है, जिस तरह की जटिलताओं से गुजर रहा है, कई बार लगता है कि यह स्थिति कहीं नए वार को, नया थर्ड वार, वर्ल्ड वार तो नहीं आ जाएगा। रशिया यूक्रेन पे भी कहा गया, न्यू कोल्ड वार की बात हो रही है, नए युद्ध की बात हो रही है। और ये जटिलताएं निसंदेह इस रूप में पहुंचती देखी रही है। खासकर पश्चिमी एशिया क्षेत्र को अगर देखें
तो इन सब दृष्टिकोणों से देखें तो जटिलताएं जरूर हैं, और यहां पर कोई भी जो सामूहिक पहल है, अंतर्राष्ट्रीय पहल है, यूएन के नेतृत्व में एक मजबूत पहल की जरूरत आन पड़ी है। और नहीं तो यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल उठेगा कि छोटे राष्ट्रों के लिए तो अपनी बात रखता है, लेकिन जब रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो नहीं करता। इजराइल हमास में चूंकि अमेरिका भी एक पक्ष है, वहां पर भी ये केवल बैठा दिखाई देता है। और अगर रेड सी क्राइसिस ऐसी चीजों पर अगर कोई मजबूत ऐसा संगठन प्रभावी तरीके से नहीं आता, तो फिर किस काम की इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था? एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, एक अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन अथॉरिटी, ये सब होना जरूरी है। क्योंकि जिन जटिलताओं से, क्योंकि ये विश्व जो है अभी अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है, और जब भी अनिश्चितताएं ज्यादा होती हैं, बेचैनी होती है, एक दूसरे पर संदेह होता है, और यह संदेह तनाव को जन्म देता है, जो किसी भी एक छोटी बेवकूफी कहें, एक छोटी गलती कहें, उससे एक युद्ध को आकार दे सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यह समय आ चुका है युद्ध का, लेकिन जो हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं कोल्ड वार के समय के बने गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्राइसिस के समय के बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसकी तरह बनते दिख रहे हैं। वैसे हालात अभी नहीं कहे जा सकते। इसलिए एक हाई टाइम है, जो बहुत सारे ये विषय अलग थलग जगहों पर संघर्ष का हिस्सा बना हुआ है, इसे मिलजुल कर एक अंतर्राष्ट्रीय और सुनियोजित तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। और ऑब्वियसली इसमें भारत की बड़ी ही अनिवार्य भूमिका है, क्योंकि हमारी लीडरशिप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनाया गया है, और चूंकि दोनों धड़ों से हमारा एक बेहतर संबंध है, तो जिस तरह हम पहल कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें हमें और प्रोएक्टिव भूमिका में विश्व देखना चाहता है। तो मेरे हिसाब से रेड क्राइसिस से जितने डायमेंशन जुड़े थे, उस पे मैंने आपसे चर्चा की, और चलते चलते एक बार उस मैप को जरूर देखना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये अगर भारतीय संदर्भ से देखना शुरू करें, गल्फ ऑफ एडन, बाब अल मंदेब के थ्रू रेड सी से स्वेज नहर से भूमध्य सागर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस क्राइसिस को जल्द से जल्द सुलझाना, नहीं तो कई तरह की समस्याओं को आने वाले समय में यह विश्व और देख सकता है, और जो केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही घातक होगा।